बॉयस कॉड के आगे हायर नॉर्मल फॉर्म्स की सीमाएं। जब तक एक रिलेशनल स्कीमा बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म BCNF तक पहुंचता है, तब तक ज्यादातर कॉमन डेटा एनोमलीज हट चुकी होती हैं। सिंगल वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसीज इवेल्युएट हो चुकी होती हैं, कीजर आइसोलेट की जा चुकी होती हैं, और आपकी रिलेशन में हर डिटर्मिनेंट एक कैंडिडेट की तरह काम करता है। स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शनल एप्लीकेशंस के लिए BCNF या ट्रेडिशनल थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF भी डिजाइन का स्वीट स्पॉट माना जाता है। हालांकि रिलेशनल डेटाबेसेस को अक्सर कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स का सामना करना पड़ता है। जब एक सिंगल टेबल किसी एंटिटी के लिए मल्टीपल इंडिपेंडेंट लिस्ट जैसे एट्रीब्यूट्स को स्टोर करने की कोशिश करती है, तो नॉर्मल फंक्शनल डिपेंडेंसीज छिपी हुई रिडंडेंसी को कैप्चर करने में नाकाम रहती हैं। ये हमें डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन की बाहरी सीमाओं तक ले आता है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म 4NF और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म 5NF। इन प्रिंसिपल्स को एक्शन में देखने के लिए मर्चफ्लो नाम के एक ग्लोबल एंटरप्राइज ई-कॉमर्स सास प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल लेते हैं। मर्चफ्लो हजारों डिजिटल स्टोरफ्रंट्स को पावर देता है, हाई वॉल्यूम कंज्यूमर ऑर्डर्स को प्रोसेस करता है और साथ ही स्टोर ऑनर्स, लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स और इन्वेंट्री मैनेजर्स के लिए रियल टाइम एनालिटिक्स भी चलाता है। यह डायग्राम डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के प्रोग्रेसिव स्टेजेस को समझाता है, जो सिस्टमैटिकली डेटा डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करके और एटॉमिक वैल्यूज को एश्योर करके अननॉर्मलाइज्ड स्टेट से फर्स्ट, सेकंड, बॉयस कॉड, फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म्स के ट्रांजिशन को दिखाता है। जहां BCNF उन एनोमलीज को संभालता है जहां एक वैल्यू डिटर्मिनिस्टिकली दूसरी वैल्यू को पिन पॉइंट करती है, X लीड्स टू Y, वहीं 4NF और 5NF उन सिनेरियोज को संभालते हैं जहां स्ट्रक्चरल डिजाइन चॉइसेज नॉन की डेटा के अनवांटेड कॉम्बिनेशंस को रोज में बार बार रिपीट होने पर मजबूर कर देती हैं। सेक्शन ब्रेक। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म 4NF रिजॉल्विंग मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को समझना, X लीड्स टू Y। एक मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी MVD तब होती है जब किसी टेबल में एक एट्रीब्यूट की मौजूदगी दूसरे एट्रीब्यूट के लिए इंडिपेंडेंट वैल्यूज के एक सेट को डिटरमिन करती है, जो उसी टेबल के किसी भी अन्य एट्रीब्यूट से पूरी तरह से डीकपल्ड होता है। हम एक मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को मैथमेटिकली इस तरह एक्सप्रेस करते हैं, X सर्जेक्ट्स ऑन टू Y। इसे ऐसे पढ़ते हैं, X मल्टी डिटरमिन करता है Y को। इसका मतलब है कि X की किसी दिए गए वैल्यू के लिए Y के वैल्यूज का एक वेल डिफाइंड सेट होता है, और ये सेट सिर्फ X पर डिपेंड करता है। इसका टेबल में मौजूद किसी तीसरे एट्रीब्यूट Z से कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है। कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन प्रॉब्लम। इमेजिन कीजिए, मर्चफ्लो वेंडर्स को अपना स्टोर प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करने की परमिशन देता है। हर वेंडर मल्टीपल पेमेंट मेथड्स को सपोर्ट कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड, पेपाल, क्रिप्टो, और मल्टीपल फुलफिलमेंट रीजन्स में शिप कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक। अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड डेटाबेस डिजाइनर एक ही टेबल में दोनों सेट्स ऑफ कैपेबिलिटीज को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख सकता है। वेंडर कैपेबिलिटीज फेलिंग 4NF। वेंडर V103 पेमेंट मेथड सपोर्ट करता है, क्रेडिट कार्ड, पेपाल और क्रिप्टो। इनमें से हर एक पेमेंट ऑप्शन के लिए फुलफिलमेंट सर्विसेज नॉर्थ अमेरिका और यूरोप दोनों को कवर करती हैं। नोटिस कीजिए कि यहाँ क्या हुआ, पेमेंट मेथड और फुलफिलमेंट रीजन का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। कोई वेंडर क्रिप्टो एक्सेप्ट कर रहा है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि वे यूरोप शिप करते हैं या नहीं। चूंकि दोनों एट्रीब्यूट्स वेंडर आईडी की मल्टी वैल्यूड प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए रिलेशनल मॉडल हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए पेमेंट मेथड्स और फुलफिलमेंट रीजन्स के हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को स्टोर करने के लिए फोर्स करता है। यह टेबल टेक्निकली BCNF में है। क्यों? क्योंकि हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कंपोजिट प्राइमरी की वेंडर आईडी, पेमेंट मेथड, फुलफिलमेंट रीजन होनी चाहिए, और नॉन की फील्ड्स के बीच कोई फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं है, क्योंकि कोई नॉन की फील्ड्स हैं ही नहीं। फिर भी यह डिजाइन सीवियर रिडंडेंसी से सफर करता है। अगर वेंडर V100 एशिया पैसिफिक को तीसरे फुलफिलमेंट रीजन के रूप में ऐड करने का डिसीजन लेता है, तो हम सिंपली एक रो इंसर्ट नहीं कर सकते, हमें 3 नई रोज इंसर्ट करनी होंगी, एक हर उस पेमेंट मेथड के लिए जिसे वेंडर सपोर्ट करता है। यह डेटाबेस क्वेरी इलस्ट्रेट करती है कि कैसे एक सिंगल वेंडर कैपेबिलिटी ऐड करने के लिए पेमेंट मेथड और फुलफिलमेंट रीजन के हर कॉम्बिनेशन को कवर करने के लिए मल्टीपल रिडंडेंट रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने पड़ते हैं। अगर एप्लीकेशन सिर्फ एक रो इंसर्ट करती है, तो टेबल एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में चली जाती है, जिसका मतलब यह निकलता है कि क्रिप्टो एशिया पैसिफिक में सपोर्टेड है, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं।
ये पैटर्न एक मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी से ट्रिगर होने वाली अपडेट एनामली को रिप्रेजेंट करता है। 4NF की फॉर्मल डेफिनेशन। एक रिलेशन शेड्यूल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म यानी 4NF में तब होता है जब यह पहले से BCNF में हो। हर नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी X मल्टी वैल्यूड डिटरमिन्स Y के लिए X एक सुपर की हो। नोट: एक डिपेंडेंसी X मल्टी वैल्यूड डिटरमिन्स Y ट्रिवियल तब होती है जब Y X का सबसेट हो या फिर X यूनियन Y टेबल के सभी एट्रीब्यूट्स का कंप्लीट सेट बनाता हो। 4NF में डिकम्पोज करना। वेंडर कैपेबिलिटीज को 4NF में लाने के लिए हम इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज को अलग अलग टेबल्स में सेपरेट करते हैं। वेंडर पेमेंट्स। वेंडर V100 मल्टीपल पेमेंट मेथड सपोर्ट करता है जिसमें क्रेडिट कार्ड, पेपाल और क्रिप्टो शामिल हैं। वेंडर रीजन्स। वेंडर V100 कई फुलफिलमेंट रीजन्स को सर्व करता है, स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक। इंडिपेंडेंस के हिसाब से टेबल को स्प्लिट करके अब नया रीजन ऐड करने के लिए वेंडर रीजन्स में सिर्फ एक रो इंसर्ट करनी पड़ती थी है। कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन खत्म हो जाता है, स्टोरेज ओवरहेड कम हो जाता है और स्ट्रक्चरल डिजाइन से डेटा इंटीग्रिटी एश्योर्ड रहती है। सेक्शन ब्रेक। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म यानी 5NF प्रोजेक्ट जॉइन नॉर्मल फॉर्म। 4NF के आगे द एनवे जॉइन डिपेंडेंसी। जहां 4NF इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट से डील करता है, वहीं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म यानी 5NF जिसे प्रोजेक्ट जॉइन नॉर्मल फॉर्म या PJNF भी कहा जाता है, उन केसेस को एड्रेस करता है जहां एट्रीब्यूट्स म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक साइक्लिक स्ट्रक्चर में। एक टेबल 5NF में तब होती है जब उसे बिना इंफॉर्मेशन खोए छोटी टेबल्स में डीकम्पोज नहीं किया जा सकता, जब तक कि उन छोटी टेबल्स को जॉइन ऑपरेशन के जरिए फिर से कंबाइन करके ओरिजिनल टेबल को बिना किसी स्प्यूरियस यानी फैंटम रोज को इंट्रोड्यूस किए परफेक्टली रिकंस्ट्रक्ट न किया जा सके। साइक्लिक रिलेशनशिप ट्रैप। मर्चफ्लो के B2B सप्लाई चेन मॉड्यूल को कंसीडर कीजिए। हम ट्रैक करना चाहते हैं कि कौन से सप्लायर्स कौन से प्रोडक्ट्स किस मर्चेंट को प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए हमारे बिजनेस रूल्स कहते हैं एक सप्लायर एक प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है, एक मर्चेंट एक प्रोडक्ट खरीदता है, एक सप्लायर एक मर्चेंट को सर्व करता है। रूल ऑफ म्यूचुअलिटी। अगर सप्लायर इस प्रोडक्ट भी सप्लाई करता है, एंड मर्चेंट एम प्रोडक्ट भी खरीदता है, एंड सप्लायर एस मर्चेंट एम को सर्व करने के लिए अप्रूव्ड है, तो सप्लायर एस को मर्चेंट एम को प्रोडक्ट PP जरूर सप्लाई करना होगा। चलिए इन 3 वे एसोसिएशंस को ट्रैक करने वाली एक कंपोजिट टेबल को देखते हैं। सप्लाई असाइनमेंट। एपेक्स लॉजिस्टिक्स टेकवर्ल्ड को मैकेनिकल कीबोर्ड्स और वायरलेस माउस दोनों सप्लाई करता है, साथ ही बाइटस्टोर को भी मैकेनिकल कीबोर्ड्स सप्लाई करता है। इस बीच ग्लोबल फ्रेट भी टेकवर्ल्ड को मैकेनिकल कीबोर्ड्स सप्लाई करता है। क्या हम डेटा खोए बिना इस 3 कॉलम टेबल को 3 कॉलम टेबल्स में डिकम्पोज कर सकते हैं? 1. सप्लायर अंडरस्कोर प्रोडक्ट कौन क्या सप्लाई करता है। 2. प्रोडक्ट अंडरस्कोर मर्चेंट कौन क्या खरीदता है। 3. सप्लायर अंडरस्कोर मर्चेंट कौन किसे सर्व करता है। चलिए ओरिजिनल डेटा को 3 स्मॉलर रिलेशंस में प्रोजेक्ट करते हैं। 1. सप्लायर अंडरस्कोर प्रोडक्ट। एपेक्स लॉजिस्टिक्स मैकेनिकल कीबोर्ड्स और वायरलेस माउस दोनों सप्लाई करता है, जबकि ग्लोबल फ्रेट मैकेनिकल कीबोर्ड्स सप्लाई करता है। 2. प्रोडक्ट अंडरस्कोर मर्चेंट। टेकवर्ल्ड मैकेनिकल कीबोर्ड्स और वायरलेस माउस दोनों रखता है, जबकि बाइटस्टोर मैकेनिकल कीबोर्ड्स बेचता है। 3. सप्लायर अंडरस्कोर मर्चेंट। एपेक्स लॉजिस्टिक्स टेकवर्ल्ड और बाइटस्टोर दोनों को सप्लाई करता है, जबकि ग्लोबल फ्रेट टेकवर्ल्ड को सप्लाई करता है। अब क्या होगा अगर हम इन तीनों टेबल्स को एक साथ ज्वाइन करके ओरिजिनल टेबल को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें? यह डेटाबेस क्वेरी शेयर्ड प्रोडक्ट और सप्लायर कनेक्शंस के बेसिस पर रिलेटेड रिलेशनल टेबल्स में मल्टीपल इनर जॉइंस करके मैचिंग सप्लायर, प्रोडक्ट और मर्चेंट डिटेल्स रिट्रीव करती है। अगर साइक्लिक म्यूचुअलिटी का बिजनेस रूल सही बैठता है तो इस 3 वे जॉइन का रिजल्ट बिल्कुल ओरिजिनल टेबल ही प्रोड्यूस करता है, न ज्यादा न कम। हालांकि अगर बिजनेस रूल इस 3 वे साइक्लिक स्ट्रक्चर को सख्ती से एनफोर्स नहीं करता है, फॉर इंस्टेंस अगर एपेक्स लॉजिस्टिक्स टेकवर्ल्ड को मैकेनिकल कीबोर्ड सप्लाई करता है लेकिन टेकवर्ल्ड को वायरलेस माउस सप्लाई न करने का ऑप्शन चुनता है, भले ही टेकवर्ल्ड उन्हें खरीदता हो और एपेक्स टेकवर्ल्ड को सर्व करता हो, तो टेबल को डिकम्पोज करने से ज्वाइन करने पर स्पूरियस टुपल्स मिलेंगे। 5NF को डिफाइन करना। एक रिलेशन 5NF में सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब उसमें हर जॉइन डिपेंडेंसी जैसे स्टार ऑफ R, R2, 2RN उस रिलेशन की कैंडिडेट कीज द्वारा इंप्लाई होती है। प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर एक 3 वे रिलेशनशिप को बिना इंफॉर्मेशन खोए या करप्ट किए
तीन टू वे बाइनरी रिलेशनशिप टेबल्स में सही तरीके से तोड़ा जा सकता है तो इसे तोड़ दिया जाना चाहिए। जब बाइनरी टेबल्स से काम चल सकता है तब भी तीनों एट्रीब्यूट्स को एक ही टेबल में साथ स्टोर करने से रिडंडेंसी एनोमलीज आती हैं। इसके उलट अगर थ्री वे एंटिटी एक ऐसे एटॉमिक फैक्ट को रिप्रेजेंट करती है जिसे दोबारा ज्वाइन करने पर फेक डेटा जनरेट किए बिना डिकम्पोज नहीं किया जा सकता तो ओरिजिनल टेबल पहले से ही 5NF में है। बहुत ही सटल और डोमेन स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स पर अपनी डिपेंडेंसी के कारण 5NF को ऑटोमेटेड टूलिंग के जरिए शायद ही कभी हासिल किया जाता है। यह डेटाबेस आर्किटेक्ट्स द्वारा गहरे डोमेन एनालिसिस पर निर्भर करता है। सेक्शन ब्रेक। द कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन रोड मैप। डेटा ऑर्गेनाइजेशन का एक इंट्यूटिव मॉडल बनाने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन को एक प्रोग्रेसिव रिफाइनमेंट पाइपलाइन के रूप में देख सकते हैं। हर लेवल स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की एक स्पेसिफिक कैटेगरी को सॉल्व करता है। यह रेफरेंस टेबल डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन पाइपलाइन को आउटलाइन करती है जिसमें अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म से लेकर फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तक हर स्टेज की कोर रिक्वायरमेंट्स और एलिमिनेट की गई अनोमलीज की पूरी डिटेल दी गई है। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिकल डिनॉर्मलाइजेशन इंजीनियरिंग फॉर परफॉर्मेंस। 0NF से लेकर 4NF और 5NF तक का सफर तय करने के बाद एक डेवलपर ये मान सकता है कि डेटाबेस डिजाइन का अल्टीमेट गोल एब्सोल्यूट और अनकम्प्रोमाइजिंग नॉर्मलाइजेशन है। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यह सोच गलत है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन रिडंडेंसी को कम करता है और डेटा इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसकी एक अलग आर्किटेक्चरल कॉस्ट होती है, क्वेरी कॉम्प्लेक्सिटी और रीड लेटेंसी। जैसे जैसे स्कीमाज को छोटे हाईली स्पेशलाइज्ड टेबल्स में तोड़ा जाता है, डेटा का एक कंप्लीट व्यू हासिल करने के लिए उन टेबल्स को फिर से आपस में ज्वाइन करना पड़ता है। हाई थ्रूपुट सिस्टम्स के लिए मल्टी टेबल ज्वाइन ऑपरेशंस गंभीर परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स बन सकते हैं। यह डायग्राम एक नॉर्मलाइज्ड रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा की तुलना एक डिनॉर्मलाइज्ड एनालिटिकल डेटाबेस स्कीमा से करता है। नॉर्मलाइज्ड आर्किटेक्चर डे को मल्टीपल रिलेटेड टेल्स में अलग अलग करता है, जिससे यूजर डैशबोर्ड्स को पॉपुलेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स 4 वे ज्वाइन ऑपरेशंस की जरूरत होती है। इसके विपरीत डिनॉर्मलाइज्ड आर्किटेक्चर कस्टमर डिटेल्स, मर्चेंट इंफॉर्मेशन, आइटम काउंट्स और टोटल्स को एक सिंगल समरी टेबल में कंसोलिडेट करता है, जिससे जीरो रनटाइम ज्वाइन ओवरहेड के साथ फास्ट क्वेरीज पॉसिबल हो जाती हैं। डिनॉर्मलाइजेशन किसी नॉर्मलाइज्ड स्कीमा में रिडंडेंसी को जानबूझकर और कंट्रोल्ड तरीके से वापस लाने की प्रोसेस है। यह खराब डिजाइन से हुई कोई गलती नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा इंजीनियरिंग कॉम्प्रोमाइज है, जिसे रीड लेटेंसी को ऑप्टिमाइज करने, क्वेरी स्ट्रक्चर को सिंपल बनाने और ट्रांजैक्शनल डेटाबेस इंजन पर CPU और मेमोरी प्रेशर को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। एंटरप्राइज सास में डिनॉर्मलाइजेशन के की ड्राइवर्स, मल्टी टेबल ज्वाइन बॉटलनेक्स को खत्म करना। मर्चफ्लो के ट्रांजैक्शनल कोर में एडमिनिस्ट्रेटर डैशबोर्ड पर एक सिंगल ऑर्डर समरी दिखाने के लिए 6 अलग अलग टेबल्स को ज्वाइन करने की जरूरत पड़ सकती है। यह डेटाबेस क्वेरी एक हाईली नॉर्मलाइज्ड रिलेशनल डेटा रिट्रीवल पैटर्न को दर्शाती है। यह मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स के रिकॉर्ड्स को कंबाइन करके एक सिंगल परचेज की कंप्लीट ऑर्डर डिटेल्स फैच करती है, जिसमें कस्टमर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, मर्चेंट डिटेल्स, ऑर्डर्ड आइटम्स और इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्राइसिंग को लिंक किया जाता है। जब थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एक साथ इस डैशबोर्ड को हिट करते हैं, तो डेटाबेस इंजन इंडेक्स ट्रीज को नेविगेट करने, हैश जॉइंस बनाने और मेमोरी में इंटरमीडिएट रिजल्ट सेट्स को मर्ज करने में काफी CPU टाइम खर्च करता है। कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल और मर्चेंट नेम को जानबूझकर सीधे ऑर्डर्स टेबल में कॉपी करके क्वेरी काफी सिंपल हो जाती है। यह डेटाबेस क्वेरी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए ऑर्डर डिटेल्स, कस्टमर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और मर्चेंट आइडेंटिटी रिट्रीव करने के लिए डिनॉर्मलाइज्ड स्कीमा पर एक फास्ट सिंगल टेबल लुकअप दिखाती है। इससे एग्जीक्यूशन टाइम मिलीसेकंड्स से घटकर माइक्रोसेकंड्स हो जाता है, जिससे सिस्टम हैवी कंकरेंट ट्रैफिक के अंडर भी आसानी से स्केल कर पाता है। 2. एग्रीगेशन क्वेरीज ग्रुप बाय को ऑप्टिमाइज करना। मर्चफ्लो के एनालिटिक्स डैशबोर्ड को देखें, जो हर मर्चेंट स्टोरफ्रंट के लिए टोटल सेल्स फिगर्स दिखाता है। एक प्योरली नॉर्मलाइज्ड स्कीमा में टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए मिलियंस ऑफ हिस्टोरिकल लाइन आइटम्स पर एग्रीगेट क्वेरीन करने की जरूरत होती है। यह क्वेरी मर्चेंट के हिसाब से ग्रुप किए गए इंडिविजुअल लाइन आइटम्स पर रियल टाइम एग्रीगेशन परफॉर्म करती है, ताकि टोटल मॉनेटरी रेवेन्यू और यूनिक ऑर्डर्स की टोटल काउंट कैलकुलेट की जा सके। इस क्वेरी को बार बार चलाने से डिस्क IO पूरी तरह भर जाएगा और CPU कोर्सेस सैचुरेट हो जाएंगे। इसे सॉल्व करने के लिए डेटाबेस इंजीनियर्स प्री कैलकुलेटेड समरी फील्ड्स या मटीरियलाइज्ड डेटा एग्रीगेट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। हम सीधे मर्चेंट्स टेबल में कैश्ड कॉलम्स ऐड करते हैं।
यह डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट कैश्ड रेवेन्यू और ऑर्डर मैट्रिक्स स्टोर करने के लिए डिफ़ॉल्ट जीरो वैल्यूज़ के साथ डेडिकेटेड कॉलम्स ऐड करके मर्चेंट डेटाबेस टेबल को मॉडिफाई करती है। अब मर्चेंट एनालिटिक्स फैच करने के लिए किसी रन टाइम कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। यह डेटाबेस क्वेरी किसी स्पेसिफिक आइडेंटिफायर के लिए मर्चेंट रिकॉर्ड से सीधे प्री कंप्यूटेड रेवेन्यू और ऑर्डर टोटल्स फैच करती है, जिससे कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स की ज़रूरत खत्म हो जाती है। रियल टाइम डेटा वेयरहाउसिंग वर्सेस ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग OLTP वर्सेस OLAP। मॉडर्न एंटरप्राइज आर्किटेक्चर्स डेटाबेस ऑपरेशंस को 2 अलग अलग पैराडाइम्स में सेपरेट करते हैं। OLTP ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग तेज़र और हाईली कंकरेंट रीड या राइट ऑपरेशंस जैसे इंसर्ट्स, अपडेट्स और डिलीट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड। OLTP डेटाबेस हाई नॉर्मलाइजेशन जैसे 3NF या BCNF को प्रायोरिटी देते हैं ताकि ट्रांजैक्शनल सेफ्टी की गारंटी दी जा सके, लॉक्स को रोका जा सके और राइट्स को जितना पॉसिबल हो उतना लाइट बनाया जा सके। OLAP ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग लाखों हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में फैले कॉम्प्लेक्स और डीप रीड क्वेरीज के लिए ऑप्टिमाइज्ड। OLAP सिस्टम्स हेवीली डीनॉर्मलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे स्टार स्कीमाज और स्नोफ्लेक स्कीमाज पर रिलाई करते हैं। ये आर्किटेक्चरल डायग्राम इवेंट स्ट्रीमिंग और चेंज डेटा कैप्चर का यूज करके फास्ट राइट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेशनल ट्रांजैक्शनल डेटाबेस से एनालिटिकल रीड्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड डेटा वेयरहाउस तक डेटा के फ्लो को इलस्ट्रेट करता है। एक स्टार स्कीमा में ऑपरेशनल डेटा को सेंट्रल फैक्ट टेबल्स में स्प्लिट किया जाता है, जिनमें सेल्स रेवेन्यू जैसे न्यूमेरिक मैट्रिक्स होते हैं, और ये सीधे वाइड हेवीली डीनॉर्मलाइज्ड डायमेंशन टेबल्स से जुड़े होते हैं, जिनमें कस्टमर लोकेशन, डेट, कैटेगरीज और स्टोर डिटेल्स जैसे डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स होते हैं। डायमेंशन टेबल्स पर 3NF एनफोर्स करने के बजाय एट्रीब्यूट्स को वाइड रोज में फ्लैटेन कर दिया जाता है ताकि बिना किसी कॉम्प्लेक्स मल्टी वे जॉइंट्स के तेजी से एनालिटिकल क्वेरिंग की जा सके। सेक्शन ब्रेक द हिडन कॉस्ट्स ऑफ डीनॉर्मलाइजेशन। डीनॉर्मलाइजेशन कोई फ्री परफॉर्मेंस अपग्रेड नहीं है। रिडंडेंट डेटा लाकर आप रीड स्पीड पाने के लिए स्टोरेज स्पेस और राइट सिंप्लिसिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। डेटाबेस आर्किटेक्ट्स को कई स्ट्रक्चरल ट्रेड ऑफ्स को ध्यान से तोलना पड़ता है। यह टेबल डेटाबेस डीनॉर्मलाइजेशन के ट्रेड ऑफ्स को दिखाती है। एक तरफ बेनिफिट्स में फास्टर रीड लेटेंसी, जॉइन ऑपरेशंस के दौरान लोअर सिस्टम लोड, सिंपलर रीड क्वेरीज और एनालिटिकल वर्कलोड्स के लिए ऑप्टिमाइजेशन शामिल हैं। दूसरी तरफ रिस्क्स और कॉस्ट्स में राइट एम्प्लीफिकेशन, पॉसिबल डेटा इनकंसिस्टेंसी, बढ़ा हुआ स्टोरेज ओवरहेड और ज्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन लॉजिक शामिल हैं। राइट एम्प्लीफिकेशन जब डेटा नॉर्मलाइज्ड होता है तो किसी एट्रीब्यूट को अपडेट करने के लिए एक सिंगल टेबल में केवल एक ही रो को मॉडिफाई करना पड़ता है। जब डेटा डीनॉर्मलाइज्ड होता है तो किसी एक फैक्ट को अपडेट करने के लिए, जैसे कस्टमर का अपना नाम या ईमेल एड्रेस बदलना, पूरे सिस्टम में जहां भी वो डेटा डुप्लीकेट हुआ था उन सभी हिस्टोरिकल रोज को बदलना पड़ता है। यह डाटाबेस क्वेरी एग्जाम्पल एक नॉर्मलाइज्ड टेबल वर्सेस डीनॉर्मलाइज्ड टेबल में इंफॉर्मेशन अपडेट करने के बीच परफॉर्मेंस और स्ट्रक्चरल डिफरेंस को दिखाता है। नॉर्मलाइज्ड सेटअप में केवल एक सिंगल रिकॉर्ड मॉडिफाई किया जाता है, जबकि डीनॉर्मलाइज्ड आर्काइव में सेम चेंज रिफ्लेक्ट करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स को अपडेट करना पड़ता है। राइट ऑपरेशंस में यह सर्च इंडेक्स नोड्स को लॉक कर सकता है, ट्रांजैक्शन लॉग वॉल्यूम्स को बढ़ा सकता है और एप्लीकेशन परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। पॉइंट 2 डेटा इनकंसिस्टेंसी एंड ड्रिफ्ट। अगर कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड जॉब डुप्लीकेटेड स्टेट फील्ड्स को अपडेट करते समय बीच रास्ते में फेल हो जाता है, तो डेटाबेस एक करप्टेड स्टेट में चला जाता है जहां अलग अलग टेबल्स सच के कन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स रिपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर्स टेबल ये बता सकती है कि कस्टमर 8821 का नाम जेन डो स्मिथ है, जबकि ऑर्डर्स में हिस्टोरिकल रोज अभी भी जेन डो को रिफर करती हैं। डीनॉर्मलाइजेशन रिस्क्स को मैनेज करने की आर्किटेक्चरल स्ट्रेटेजीज। रीड परफॉर्मेंस को बनाए रखते हुए इन रिस्क्स को कम करने के लिए सिस्टम्स इंजीनियर्स स्ट्रिक्ट आर्किटेक्चरल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करते हैं। डेटाबेस ट्रिगर्स, ऑटोमेटेड सर्वर साइड फंक्शंस जो प्राइमरी फील्ड अपडेट होते ही तुरंत ट्रिगर होते हैं और सेम डेटाबेस ट्रांजैक्शन के अंदर डीनॉर्मलाइज्ड टेबल्स में कैस्केडेड राइट्स एग्जीक्यूट करते हैं। एप्लीकेशन लेवल इवेंट स्ट्रीम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेज ब्रोकर्स जैसे अपाचे काफका या RabbitMQ और चेंज डेटा कैप्चर CDC टूल्स का यूज करके अपडेट इवेंट्स को एसिंक्रोनसली पब्लिश करना। डाउनस्ट्रीम एनालिटिकल सर्विसेज इन इवेंट्स को कंज्यूम करती हैं और अपने लोकल डीनॉर्मलाइज्ड डेटा स्टोर्स को इंक्रीमेंटली अपडेट करती हैं। ऑटोमेटेड बैच रिकॉन्सिलिएशन, ऑफ पीक आवर्स के दौरान चलने वाले बैकग्राउंड बैच जॉब्स
जैसे नाइटली क्रोन जॉब्स, जो नॉर्मलाइज्ड टेबल्स की तुलना डीनॉर्मलाइज्ड समरी व्यूज से करते हैं और किसी भी डेटा ड्रिफ्ट को ऑटोमेटिकली रिपेयर करते हैं। सेक्शन ब्रेक, स्ट्रक्चर को बिहेवियर से कनेक्ट करना। चैप्टर 5 की तरफ बढ़ते हुए इस चैप्टर के दौरान हमने डेटाबेस डिजाइन के लिए एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाया है। हमने अननॉर्मलाइज्ड डेटा 0NF को इंस्पेक्ट करके शुरुआत की, एटॉमिसिटी 1NF, डिपेंडेंसीआइशन 2NF, 3NF, BCNF के थ्रू आगे बढ़े और मल्टी वैल्यूड और जॉइंट डिपेंडेंसीज 4NF, 5NF को रिजॉल्व किया। फाइनली हमने इंटेंशनल डिनॉर्मलाइजेशन के प्रैग्मेटिक इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स को एग्जामिन किया। यह डायग्राम डेटाबेस स्कीमा स्ट्रक्चर और डेटाबेस रनटाइम बिहेवियर के बीच के रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करता है और यह दिखाता है कि कैसे प्रॉपर स्ट्रक्चरल डिजाइन और नॉर्मलाइजेशन कंकरेंट ट्रांजैक्शंस के क्लीन एग्जीक्यूशन और आइसोलेशन गारंटीज को इनेबल करते हैं। जैसे ही हम चैप्टर 5 ट्रांजैक्शंस एंड कंकरेंसी कंट्रोल में ट्रांजिशन करते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है कि फिजिकल स्कीमा लेआउट डायरेक्टली ये डिक्टेट करता है कि कंकरेंट वर्कलोड प्रेशर के तहत डेटाबेस कैसे बिहेव करता है। सोचिए क्या होता है जब मल्टीपल यूजर्स एक साथ आइटम्स परचेज करने की कोशिश करते हैं। एक हाईली नॉर्मलाइज्ड स्कीमा में हर ट्रांजैक्शन सिर्फ छोटे आइसोलेटेड रोज को लॉक करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पेसिफिक टेबल रो में इन्वेंट्री काउंट को डिक्रीमेंट करना। क्योंकि रोज नैरो और डीकपल्ड होते हैं, राइट ट्रांजैक्शंस मिनिमल डेटा फुटप्रिंट्स को टच करते हैं, जिससे लॉक कंटेंशन कम रहता है। एक डिनॉर्मलाइज्ड स्कीमा में एक वाइड कंबाइंड रो में राइट करने वाला सिंगल ट्रांजैक्शन बड़े इंडेक्स पेजेस को लॉक कर सकता है या अनरिलेटेड फील्ड्स में कंकरेंट रीड या राइट ऑपरेशंस को ब्लॉक कर सकता है, जिससे रिसोर्स कंटेंशन, लॉक वेट्स और डेडलॉक्स का रिस्क बढ़ जाता है। एक वेल डिजाइन नॉर्मलाइज्ड स्कीमा डेटाबेस इंजन को एसिड गारंटीज जैसे एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी को एनफोर्स करने के लिए एक स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। यह समझना कि स्ट्रक्चरल डिजाइन ट्रांजैक्शन बाउंड्रीज को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, पैसिव डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव डेटाबेस इंजन एग्जीक्यूशन से जोड़ने वाला फाइनल ब्रिज है। सेक्शन ब्रेक, चैप्टर 4 समरी चेकलिस्ट। चैप्टर 5 पर आगे बढ़ने से पहले इनको डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करें। फर्स्ट, नॉर्मल फॉर्म 1NF, क्या सभी कॉलम वैल्यूज एटॉमिक हैं और क्या कोई डिफाइंड प्राइमरी की है। सेकंड, नॉर्मल फॉर्म 2NF, क्या कंपोजिट कीज पर पार्शियल डिपेंडेंसीज को एलिमिनेट कर दिया गया है। थर्ड, नॉर्मल फॉर्म 3NF, क्या नॉन की फील्ड्स के बीच ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रेफरेंस टेबल्स में स्प्लिट कर दिया गया है। बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म BCNF, क्या हर टेबल में हर फंक्शनल डिटर्मिनेंट एक वैलिड कैंडिडेट की है। फोर्थ, नॉर्मल फॉर्म 4NF, क्या इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स X लीड्स टू Y को कार्टेशियन एक्सप्लोजन से बचने के लिए सेपरेट टेबल्स में मूव कर दिया गया है। फिफ्थ, नॉर्मल फॉर्म 5NF, क्या साइक्लिक 3-वे जॉइंट डिपेंडेंसीज को इवेल्युएट किया गया है ताकि ये एश्योर हो सके कि लॉसी डिकम्पोजिशंस फैंटम टुपल्स जनरेट न करें। डिनॉर्मलाइजेशन स्ट्रेटजी, क्या डॉक्यूमेंटेड लेटेंसी बॉटलनेक्स को सॉल्व करने के लिए इंटेंशनली रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस की गई है, जिसे अपडेट इंटीग्रिटी मैकेनिज्म्स का सपोर्ट हासिल है।